नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, बाबा, विचित मनी सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज पोलिंग का दिन है, दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। अब जब समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय तक मतदान खत्म हो चुका है। तो अभी तक के जो प्रोविजनल आंकड़े हैं जो अभी तक आया है उसमें बताया गया है कि सबसे त्रिपुरा है, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और सबसे कम मतदान अभी तक उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, कल तक आंकड़े और बढ़ेंगे। तो अभी आज की मतदान खत्म होने के बाद टोटल 1/3 जो सीटें हैं वहाँ पे मतदान खत्म हो चुका है। करीब 189 सीटों पर मतदान आज के बाद खत्म हो जाएगा। और बात करें राज्य में तो 14 ऐसे राज्य जहाँ पर पूरी तरीके से मतदान हो चुके हैं सेकेंड फेज के कंप्लीट होने के बाद। तो ये 2 चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब 5 चरण का और चुनाव बचा है। आगे देखते हैं कि होगा क्या। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए सुमित सर आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह आए हैं। आज रिपोर्टर साहब ने बहुत सारी बात की लोगों से। लोगों में उत्साह तो दिखा, सुबह भीड़ तो दिख रही थी जो आपके रिपोर्टर बता भी रहे थे, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो पहले फेज में भी कम था, अभी प्रोविजनल, लेकिन अभी भी प्रोविजनल में भी कम है। आपको इसका कुछ कारण लॉजिक समझ में आता है? गर्मी ज़्यादा हो गई है, मुद्दे नहीं है, विपक्ष नहीं है, क्या नज़र आता है? बड़ी सिंपल सी बात है। जो बड़ी अच्छी बात मनीष जी ने सुबह, अपने जो पटना के साथी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला तापमान से है, आपस में मुकाबला नहीं है। इस बार मुकाबला तापमान से, और वो लग रहा है जैसे लू की लपेट चल रही है, खासकर हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में। यूपी में असर दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है। तो हर जगह पर अभी तक के जो आंकड़े, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये प्रोविजनल डेटा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा बहुत से चेंजेस हो जाएंगे। पर अभी तक का जो आंकड़ा है वो पिछली बार के मुकाबले इन 88 सीटों पर वो हर राज्य में कम हुआ है। ये एक जनरल सी बात है। अभी तक जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास। तापमान एक बहुत बड़ी वजह है हर जगह, और तापमान में भी लू बहुत बड़ी वजह है। तापमान बंगाल में, असम में तो 40 डिग्री कब से हो गया है। कलकत्ता के आसपास जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वो बता रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से 43, 42 नॉर्मल चल रहा है टेम्परेचर दिन का वहां पे। और भारी तेज आंधी चल रही है, लू चल रही है, घर से बाहर निकलने में तकलीफ भी हो रही है। खैर, तो ये तो हुई जो मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत बड़े हद तक जो वोटर हैं वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। एक तापमान की बात है। और दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि अभी 19 के मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो 19 में मैंने शायद किसी और उसमें भी कहा था प्रोग्राम में कि उस वक्त बालाकोट हुआ था, उस वक्त राष्ट्रवाद की बात थी, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा था, वो सेंटिमेंट बहुत पीक पे थे। इस बार ऐसी घटना नहीं घटी है। उस वजह से भी वो वैसा इमोशनल ज्वार जिसको कहते हैं ना, भावनात्मक मुद्दा नहीं है जो कि 19 में था। तीसरी बड़ी बात, बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया इस पूरे कैंपेन के, इस पूरे बीते 4-5 महीनों में कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो जीत ही रहे, तुम अपनी बात करो। और जिनको अपनी बात करनी है वो कहीं नहीं पा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। वो इसी में खुश हो जा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। हम भी इतने दिनों से शो कर रहे हैं। आप अपने शोज याद करिए इलेक्शन कैफे कि हम लोगों ने एक बार भी कहा हो कि ये भी यहाँ पर जीत सकती है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ लड़ने आएगा, मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, है ना। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह के वाक्यों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये विपक्ष जो है वो मोदी को हराने के लिए लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्ष जो है वो लड़ने के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी को हराने का नैरेटिव जून 2023 में बना था, जब इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक हुई थी, जब इसका नाम इंडिया नहीं था। तब लगा था कि एक कोशिश हो रही है कि मोदी को इस बार रोक देना है। पर 1 साल के अंदर वो चीज टाई फेस हो गई मोटे तौर पर। और जो बचा भी है इंडिया ब्लॉक, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में, केरल में, पंजाब में, है ना। मतलब आपस की लड़ाइयां चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो वोटर है उसको मोटिवेट नहीं किया कि वो घर से निकले और वोट करने जाए, क्योंकि जीतने वाला जीत रहा है और जिसको हराना है वो जीत ही नहीं रहा है। तो किसके लिए वोट करें? तो जो उनका जो कोर वोटर था वो अगर मान लो 80% वोट किया था बीजेपी और 70% वोट किया था, तो घट के 50 पे आ गया कि जीत ही रहे, क्यों निकले बाहर। तो और जिसने पिछली बार 50% वोट किया होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां थी, उसके कोर वोटर को लग रहा है कि ये तो जीत ही नहीं रहे, किसके लिए वोट कर, काहे को वोट वेस्ट करें, क्यों गर्मी में बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये जो उदासीनता दिख रही है चुनावों में, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसे इश्यूज नहीं थे जो जनता को खींचकर पोलिंग बूथ तक ला सके। मैं जब आज वोट करने गया, आज सुबह ऑफिस से निकलकर मैं भी गया वोट करने के लिए नोएडा में अपनी सीट पर। शहरी सीट है, शहरी बूथ है, सुस्त पड़ा था। मतलब 4 या 5 लोग थे आगे, आराम से उसने आने दिया। अब मैं तो, मदर मेरी व्हील चेयर पे है, तो आप आगे आ जाइए, आप पहले कर लीजिए।
तो हम लोगों ने पहले कर लिया, उसका प्रिविलेज मिल गया। इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था अच्छी थी, रैंप बना हुआ था, व्हील चेयर ले आने में, व्हील चेयर भी वहाँ रखी गई थी, व्हील चेयर की दिक्कत भी नहीं थी। हालांकि मैं अपनी व्हील चेयर पे गया था उनको लेके, क्योंकि उतर भी नहीं पाती हैं वो। खैर, तो मैं कुल मिलाकर रहा हूँ कि उदासीनता थी। लोगों से पूछा, उनसे पूछा कि कितना वोट पड़ चुका है। 52% मतदान मैं या 52% की बात कर रहे हैं। उस वक्त उस जिस सेंटर पे मैं था उसमें 850 वोट थे। 850 में से उस वक्त तक 300 वोट नहीं पड़े, 52% क्योंकि वोटिंग होते होते करीब 5 घंटे 6 घंटे हो चुके थे। मैं दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे के आसपास। और गया। गाजियाबाद में कुछ भी तो नहीं 48% जो अभी दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन का डेटा, 48%। ये बाबा, ये जो आंकड़े हैं शहरों की सीट के, शहरी सीटों पे ये कहें क्या लोगों का सच में रुझान नहीं है वोट करने का? उनको लगता है कि वोट करके क्या होगा, या उनको लगता है कि छुट्टी का दिन है, आराम करें। ग्रामीणों की बात तो करते हैं, ग्रामीण तो वोट करते हैं, लेकिन शहरों का रुझान एक तरफ से उल्टा दिख रहा है इसमें। मैं 2 रीजनल चैनल के लिए बुलेटिन करता हूँ, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए। अभी बुलेटिन जब मैं शाम में कर रहा था तो मध्य प्रदेश में आंकड़े आ रहे थे, खजुराहो है मुश्किल से 42, 43, 48% उस वक्त थे, 45% है। 5 बजे की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। फिर भी तो एक को अब तो अनुराग द्वारी ने, एक वहाँ के जो पार्षद थे, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो बोला कि भाई लोग क्यों नहीं है यहाँ, चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ तो आपको मार्जिन। बोला हाँ, मार्जिन तो 10 लाख का रखे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लोग नहीं आ रहे। बोला क्यों नहीं आ रहे हैं? बोला आज भी, कल भी शादी थी, आज भी शादी है और परसों भी शादी है। तो उन्होंने बोला आप? बोला मैं तो साला का शादी है, कल छोड़ के यहाँ पे वोट डलवा रहा हूँ। तो बोला कि फिर बीवी नाराज हो जाएगी। बोला अब नाराज हो जाए, क्या करें, पार्टी का काम है इसलिए। तो ऐसे ऐसे बहाने हैं। उसी बुलेटिन में छत्तीसगढ़ में कर रहा हूँ, वहां पर आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ में नक्सली इलाके में वोटिंग हो रही है, 70% के आसपास वोटिंग। जो पढ़ा लिखा आदिवासी नहीं है, वो जो वोटिंग कर रहा है, वो नियरली 70% वोटिंग किया। छत्तीसगढ़ के आंकड़े, प्रोविजनल आंकड़े ही सही आप लोगों के पास आए होंगे। 3 ही सीट के लिए हुए हैं वहां, जिसमें से एक भूपेश बघेल की, एक कोरबा है, एक कोरबा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक जो है दूर नक्सली इलाका है। और वही तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वोटिंग करने के लिए बहाने मत बनाइए। जो इसने कहा है आपका ये केवल फोटो खिंचाने के लिए मत कीजिए कि खिंचा के फेसबुक पे अपलोड कर दिए, ट्विटर पे, वो इंस्टाग्राम पे। वोट कीजिए। वो जो छत्तीसगढ़ के, जिसको आप आदिवासी लोग कहते हैं, उन्होंने आपको बताया है कि कैसे इस धूप में आतंकवादियों के पर्ची के बावजूद कि वोटिंग नहीं होना चाहिए, वो जानबूझ के वोट करते हैं आतंकवादियों को, वो माओवादियों को जवाब देने के लिए कि देखिए हम गरीब गुरबा भले हैं, लेकिन हम वोट करेंगे। तो ये तो एक हो गया वोटिंग का किस तरह छत्तीसगढ़ ने नियरली 70%, क्या मालूम नहीं, अभी 72+ प्रोविजनल में, तो वो जाएगा 75% तक। हालांकि वहां पे 3 बजे कई जगह गुरबा वगैरह में वोटिंग खत्म हो गई थी। तो इसका कहने का, अब इसका राजनीतिक मतलब क्या है? अब राजनीतिक मतलब आप दोनों के पास आंकड़े हैं। कई बार होता है अधिक वोटिंग से सरकार नहीं बदलती, कई बार होता है अधिक वोटिंग से सरकार बदलती, कभी कम वोटिंग होने से सरकार बदल जाती है, 5 में से 4 बार बदली है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कोई थंब रूल नहीं है, सीधी सी बात है। ये डिस्क्लेमर है हमारा यहाँ पे, कोई थंब रूल नहीं है। आप इसको इस पर नहीं जाइए। अब दोनों पार्टियों के बीच क्या होगा? कहेगा कि भाई आपका वोटर नहीं निकला, हमारा निकल गया, हमारा निकल गया, आपका नहीं निकला, यही होगा है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा अरे हम तो 3 लाख मार्जिन से जीते थे, क्या होगा, घट के 2 लाख रह जाएगा, यही होगा ना। कांग्रेस वाला कहेगा नहीं हमारा तो निकल गया क्योंकि हम तो बदलाव के लिए वोट कर रहे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप होंगे, इस पे भी मत जाइए, क्योंकि इसमें भी कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन ये चिंता का विषय है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी ने पिछली बार फर्स्ट फेज के कम वोटिंग होने के बाद मीटिंग भी करी थी, कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करी है। हम उम्मीद करते हैं इस बार बीजेपी जो है अपने पन्ना प्रमुखों के जरिए अपने कोर वोटर को निकाल लिया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि फर्स्ट फेज के बाद इतना कम नहीं होना चाहिए। 8%, 6% से 8% तक वोटिंग कम हो गई थी। इस बार भी लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस बार के जो आंकड़े में बिहार यूपी में कम हो रहे हैं। अब बिहार यूपी में कम होने का मतलब वहां पर तो आपको बीजेपी को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वो आपका कोर है, वहीं से तो 370 आएंगे, बढ़ने का स्कोप तो वही है। बिहार में 40 में से 39 आपको जीतने हैं, समझ गए? तो वहां 40 जीतने हैं। चलिए एक छोड़ना भी नहीं, 370 के लिए, 370 के लिए। तो ये जो है एक वरी साइंग है दोनों पार्टियों के लिए। हमें मालूम नहीं
किसके वोटर निकले हैं, किसके वोटर नहीं निकले हैं, इसके लिए किया जाना चाहिए। राजस्थान में भी वोटिंग कम हुई है, राजस्थान में भी पिछले बार भी 6% कम हुई थी, इस बार भी दिख रहा है। जबकि राजस्थान में भी एक बुलेटिन करता हूं, बाड़मेर और डूंगरपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि वहां का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है। रविंदर भाटी जो एक इंटरनेट सेंसेशन है या कहीं यूथ आइकन है, उसने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि कोई भी राजस्थान जा रहा है सेकंड पेज में सीधा बाड़मेर जा रहा है दिल्ली से, है या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर जा रहा है। इन दोनों जगह जो है चुनाव, इन दोनों जगह बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं टोंक में मैं देख रहा था 40-42-45% हो गई है। अजमेर में वोटिंग नहीं हुई है, वो भी अंडर। जालौर पे कैसा हुआ? जालौर में भी वोटिंग हुई है, कम हुई है, लेकिन वहां पर देखिए कितनी सीटें फंसी हुई है। एक केंद्रीय मंत्री की सीट फंसी है जोधपुर, एक जालौर में है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की सीट फंसी हुई है। वसुंधरा राजे के बेटे की सीट, हालांकि वो लोग कहते हैं वो क्लियर है, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर मैंने बोल दिया, बाड़मेर आपको मैंने बोल दिया। लोकसभा अध्यक्ष की सीट फंसी हुई है, कोटा, वहां भी लड़ाई है। तो अभी यहाँ पे यदि वोटर नहीं निकल रहे हैं तो क्या उदासीनता है, क्या मुद्दों को लेकर के है, क्या है? क्या आप लोग रैली में भी नहीं जाते? एक ने बोला भाई सब रैली में, बोला आम पब्लिक तो टीवी पे देख लेती है, यूट्यूब पे देख लेती है, वो तो केवल कार्यकर्ता जाते हैं। तो क्या है वोटरों के मन में रैली को लेकर के, नेताओं के सुनने को लेकर के और वोटिंग को लेकर के जो उदासीनता है, ये केवल इलेक्शन कमीशन के काम करने से नहीं होगा, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पे काम करना। विचित सर, अभी तो हम बात कर रहे थे कि लो वोटिंग हुई है, और दूसरी तरफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो भाई वोटिंग भी कम कर रहे हो और वेरिफिकेशन भी सही से पूरा चाहते हो, तो या तो ईवीएम के जरिए मतदान बढ़वाइए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मतदान कम हुआ है ये चिंताजनक तो है ही, साथ ही उस पहलू पे थोड़ा सा गौर फरमाइए कि इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वीवीपैट का पूरे तरह से मिलान नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने 2 उसमें राहत भरी खबर भी दी है कि जब चाहे कैंडिडेट अपना वेरिफिकेशन करवा सकता है, वो भी दूसरे और तीसरे नंबर का। दूसरे और तीसरे ये नंबर। नहीं कि जो 5-7वें नंबर पर आया सबसे आखिरी में बोले कि हम तो जीत रहे थे, और ये बस दूसरे और तीसरे नंबर का। और उसको खर्चा देना होगा, अगर गड़बड़ी सही पाई गई तो वापस खर्चा हो जाएगा उसका। गड़बड़ी पाई गई तो इलेक्शन कमीशन पैसा उसका वापस करेगा, ये है। तो खैर ये तकनीकी चीजें हैं। असल चीज है जो बाबा ने भी कहा, सुमित जी भी ने कहा कि वोटिंग कम हो रही है। वोटिंग कम होना, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, इसको हम 4 जून पर छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 जून को पता सबको चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। वोटिंग कम क्यों हो रही है, उदासीनता क्यों है? मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, मुझे पास अभी आंकड़े तो नहीं है, कि जो पहली बार के वोटर हैं या जो 18 साल पूरे हो चुके हैं, उनमें ज़्यादातर नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया वोट अपना मतदान के लिए। मिसिंग वोटर एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये न कराना ये बताता है कि उनमें उदासीनता है। जब हम लोग 18 साल के हुए थे तो एक उत्सुकता थी कि कैसे कह सकते हैं, इलेक्टोरेट तो बड़ा है। क्या इलेक्टोरेट जो टोटल ओवरऑल इलेक्टोरेट है वो तो बड़ा है। वो जितने हैं, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि 100 नौजवान हैं जो 18 साल के हो गए हैं, तो उसमें से 80 मतदाता बने, 2 करोड़ हो चुका है। जैसे कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख जो है वो 18-19 साल की उम्र के मतदाता है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो 4.5 करोड़ से ज्यादा है। तो उस हिसाब से 37% ही टारगेटेड पॉपुलेशन का 37% लोग ही इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन है। बड़ा अच्छा डेटा है, ये काम भी आएगा आगे। तो ये किसकी नाकामी है? इलेक्शन कमीशन की नाकामी है कि वो यूथ तक पहुंच पाए? इलेक्शन कमीशन ने तो उसको आपका चीजों को बहुत आसान किया है। आप ऐप के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं रजिस्ट्रेशन के। नहीं है इलेक्शन। आपने ट्राई किया? मैंने ट्राई मेरे पास सही कर मेरे पास एक व्यक्ति आया अपने बेटे के लिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं आपने बोला याद आ रहा है सर। आप मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। क्या ऑनलाइन अब नहीं हो सकता? नहीं हो पा रहा है। मेरा नोएडा में ये है वोटिंग था। मैंने एक तो वहाँ पर पिछली बार जब मैं वोट देने गया तो पता चला कि नहीं, मेरे पास वोटर कार्ड है, तो पता चला कि नहीं आपका तो उसको वेरीफाई करना था, फिर से वो नहीं हो पाया है। मैं नोएडा रहना बंद कर दिया था, लेकिन वोट तो मैं डालने जा ही सकता हूँ वहाँ था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर इस बार चुनाव से पहले, बहुत पहले नहीं, दिसंबर में मैंने यहाँ बात की तो हुआ कि ऑनलाइन आपको सब कुछ होगा,
मैं ऑनलाइन कोशिश करता रहा, नहीं हुआ। तो ये दिक्कत चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग थकार के छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ पर दिया। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है NCPI समथिंग नाम से, वहां पे जाके आप अप्लाई हाँ, कर हाँ, सकते हैं। देखिए- या घर घर पे भी आते हैं, नहीं, नाम नहीं, पर्ची आपको कट मैं गई तो आप बताऊं, जुड़वा सकते हैं नाम। जो इस तरह के हम लोग तो ऐसा नहीं है कि डिजिटली काम करना नहीं जानते हैं, सारी चीज़ें अपना करते हैं। लेकिन एक और उदाहरण दे दूं खाली, कि दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनती है ना, वो लाइसेंस अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहें, अगर मान लीजिए कि मैं लर्निंग खुद से अप्लाई करके अप्लाई करूं, आप कोशिश कर लीजिएगा, नहीं होगा। आप जब जाएंगे जो एजेंट के पास, वो तुरंत अपने यहाँ कर देगा। रैकेट है सर, रैकेट एजेंट्स के रैकेट है वो। जैसे रेलवे का रिजर्वेशन नहीं होता था ना पहले, अभी भी- क्या अभी भी दिक्कत होती है? अभी भी रेलवे का आप टिकट जब भी कराएंगे, पूरा वो वेटिंग ही आता है। विजय सर, इसमें तो एक चीज सिस्टम में में गड़बड़ी है। खैर, हम विषयांतर नहीं, एक चीज मैं बोल दूं, जो रोड वाला बोला, RTO वाला, हालांकि मैंने करवाया है, इंदौर में करवाया, यहाँ नहीं करवाया, मैंने ऑनलाइन खुद किया, हो गया। हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, लेकिन रेलवे वाली बात में मैं आप लोगों से सहमत हूँ नहीं, कि वहाँ कभी नहीं होता है। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अपनी ही नहीं, मैंने अपना भी देखा, अपना का मतलब अपने परिवार के सदस्य का। और हमारे बगल में एक जना को कराना था, तो उन्होंने भी कोशिश की, तो हमने कहा कि कोशिश करेंगे तो शायद ना हो पाए। मेरा तो नहीं हुआ, मैंने बहुत प्रयास किया, अंत में जाकर के उसको हमने मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा, आप कमिंग बैक टू इलेक्शन कमीशन के कामकाज, आप पेटीएम करते हैं ना, तुरंत हो जाता है। जब आप किसी को पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, सारे भीम ऐप, UPI, गूगल पे सब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का ऐप क्यों नहीं है? मैं ऐप, सारी दुनिया ऐप पे आ गई है। आपने ऐप क्लिक किया, आप NDTV की हेडलाइन देख सकते हैं। आपने ऐप क्लिक किया, आप किसी की बैंकिंग कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ऐप होना चाहिए। ऐप क्लिक किया, टीवी देख सकते हैं, ऐप क्लिक किया, ऐप पे लिख के आ गया कि आप क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। अपना पोलिंग बूथ जानना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। इट हैज टू बी हैंडी एंड फ्रेंडली। दुनिया कन्वीनियंस पे चली गई है, और आप कन्वीनियंस का ध्यान नहीं रखेंगे। एक स्टेप भी लेथार्जी, एक स्टेप भी डिफिकल्ट होता है ना, तो जैसे इन्होंने क्या कि छोड़ दो यार, वो ऐसे ही होता है कि छोड़ दो यार। ये दिक्कत नहीं, मैं इस मामले में ये मानूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले सालों की तुलना में अब बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मैं इस बात से मानूंगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन सब दिए हुए हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐप नहीं है उनका, एक नहीं, हम तो वेबसाइट विजिल का ऐप है अलग से, और उम्मीदवारों का अलग ऐप है, लेकिन हाँ, खैर विषयांतर ना हो, असल असल ऐप है ना, हाँ उसमें नहीं। क्यों ऐसा ऐप इलेक्शन कमीशन का नहीं है? असल मुद्दे पर आए अगर, सक्षम ऐप है, वोटर हेल्पलाइन है, सी विजिल है। हाँ, ये अलग अलग। सक्षम ऐप था, आपको पता है? विजिल ऐप है, आपको पता है? आप तो न्यूज में काम कर रहे हैं ना, आपको पता था, आपको भी ढूंढना पड़ा। जो विजिल ऐप और ये है ना, उसका नाम होना चाहिए चुनाव आयोग ऐप, बिल्कुल उसका नाम होना चाहिए CEC ऐप, हाँ, उससे उसका नाम जुड़ा होना हुआ। चाहिए इलेक्शन कमीशन ऐप। सिंपल। कौन सक्षम, किसको पता सक्षम क्या है? ऐसा लगता है NGO का ऐप है। NGO का ही होगा कुछ। खैर, एक तो हाँ। चलिए, coming back to चुनाव the आयोग और politics। नौजवानों में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि वोटिंग कम हुई। यही हाल महिलाओं में भी है सर। हाँ, महिलाएं भी जिस प्रतिशत से जो जनसंख्या है, उस प्रतिशत से उनका मतदाता सूची में वो नहीं है। मिसिंग महिलाओं का भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल ये मुद्दा हो सकता है। एक चीज और बोलिएगा आप ही से, आज शुक्रवार भी था, हाँ, बहुत सी मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग भी थी। उन इलाकों में वोटिंग के क्या हाल है? असम में आप बोल रहे कम हो गया, यूपी में आप बोल रहे कम हो गया। ये वो इलाके थे, बिहार की 5 सीटें, वो 5 मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो क्या फ्राइडे की नमाज की वजह मुस्लिम वोटर निकला, नहीं निकला, इस पर कोई आकलन है आप लोगों के पास? तो उस पर जरूर बताइए। पता नहीं, इस पर कोई न तो आंकड़ा है न तथ्य है, लेकिन कथ्य तो जरूर है कि ऐसा होता नहीं होगा। हमेशा चुनाव होता है तो कोई ना कोई शुक्रवार पड़ता होगा। तो हमें नहीं लगता कि नमाज से उसका कोई, नमाज तो आपको 2 मिनट या 4 मिनट पढ़ने का है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा, या 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से। सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चल रहा है और काफी वायरल है आज। यूपी का है, अमरोहा सीट का है, नाम छुपाया गया है। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को बोला है ऐप में, मुझे नहीं पता कितना जेन्युइन है कितना फेक है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अब नमाज खत्म होने वाली होगी, अब वो बड़ी संख्या में आने वाले हैं, देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट तेज करना, इस तरह से करके है। अब वो यही बात है कि हम उसको न तो सकार सकते हैं न नकार सकते हैं, हमें नहीं मालूम, तो इसीलिए हमने इस आंकड़ों की बात माइक सुमित सर जैसे कह रहे थे कि भी क्या मुस्लिम कम्युनिटी टर्नआउट कैसा है। अगर हम
अमरोहा में एक मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 50% नहीं, दलित ज्यादा है, मुस्लिम फिर उससे कम है, सेकंड। मतलब लेकिन मुस्लिम्स की संख्या भी मुस्लिम बहुत ज्यादा है, 40% से कम नहीं होगी, मुझे मोटा मोटा जैसा मेरा अनुमान है। तो यूपी में सबसे ज्यादा मतदान अमरोहा में हुआ 62% अभी तक का जो आंकड़ा है। और आप बिहार की बात करें तो बिहार में जो 5 सीटें जो हैं बिहार की, उसमें मतलब बहुत इनकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन स्टेट एवरेज, जैसे स्टेट एवरेज जो बिहार का है वो 54% का है अभी तक का जो आंकड़ा है। उस आंकड़े से जैसे 5 सीटें इसमें तीन जो है, 3 कटिहार में 58% है, मतलब स्टेट एवरेज से ज्यादा। पूर्णिया में किशनगंज में 56% और पूर्णिया में 58%। ये तीनों मुस्लिम आबादी इनमें ज्यादा थी। बांका, भागलपुर, वो दोनों 50 से नीचे हैं। ये तो पैथेटिक है यार, 50% से कम पोलिंग होना। ये तो मथुरा में बहुत कम है, रीवा में कम है। मथुरा हेमा मालिनी जी वहाँ लड़ रही हैं, वहाँ पे 48% मतदान हुआ है। बांका भागलपुर में कम है, वहाँ पे। तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरे पास कहने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है कि वोटिंग कम होना, अब ये कहना मुश्किल है कि सरकार के प्रति उदासीनता है या सरकार के समर्थक गए विपक्ष के प्रति उदासीनता है। बस हमें यह देखना चाहिए कि इन दोनों के मुद्दे कौन हावी होते हैं। विपक्ष और सरकार दोनों अपने अपने मुद्दों पर गए हैं। विपक्ष के पास मुख्य मुद्दा है कि जो समाज में बड़ा तबका है, जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उन लोगों को जोड़ने का, मुसलमानों को जोड़ने के लिए जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, कांग्रेस का पूरा न्याय का कंसेप्ट है, या बिहार में तेजस्वी का है। दूसरी तरफ बीजेपी का सबका साथ सबका विकास है। और उसके आगे बीजेपी के पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वो मुद्दों को बीजेपी इसलिए प्रभावशाली तरीके से रख रही है कि वो उनके एजेंडे में युगों से था और उसको उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण और 370 और समान नागरिक संहिता, ये 3 मुद्दे जनसंघ के जमाने से चले आ रहे थे और बीजेपी के समय से थे। तो ये तीनों, चूंकि समान नागरिक संहिता भी उत्तराखंड में आया तो बीजेपी के पास ये बताने के लिए, तो ये 3 चीजें हैं। तो अब मैं एक टिप्पणी इसमें आप करना चाहें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसला तो बहुत वाजिब फैसला है, लेकिन लोग अभी भी जो सेटिस्फाइड नहीं थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल नहीं रखते हैं तो ठीक है, उसको हम अलग से, हाँ किसी भी दिन, लेकिन ये आज ही आया तो ये संयोगी हाँ, एक आज ही तरीके से। नहीं, बिल्कुल सही है कि देखिए, ये लगता है कि मेरा नंबर थोड़ा लेट आया नहीं, अपनी बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है। इसमें ऐसा नहीं है, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, हमें लगता है कि फैसले के साथ जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात ये बात कही भी है कि शक संदेह से चीजें और दिक्कत पैदा विश्वास होती हैं। करना पड़ेगा। तो कुछ विश्वास का संकट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बात पर आदमी शक करता है। मेरा आप दोनों से सवाल, आप दोनों वीवीपैट और वो जो है ईवीएम के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों की शंकाएं क्या है, आप दोनों बता दीजिए तो हम लोग का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। अश्विनी, आप तो इतना करते हैं। बाबा पहले पंडित जी को बोलने नहीं दो। बाबा, मेरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय जो है वो हम सबके लिए मान्य है और हम उस पर कोई टिप्पणी करने के अधिकारी उस ढंग से नहीं है। लेकिन हमने पहले भी इलेक्शन कैफे में इस बात की बहस की है कि अगर इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है और मात्र पर्चियों के मिलान से ही लोगों को ट्रस्ट आता है ईवीएम में, तो एक लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं, मतलब 97 करोड़ है ही, तो लगभग 100 ही मान लेते हैं उसको। जो मिसिंग वोटर मिला ले तो कितने होते, 100 तो क्रॉस ही होते, वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो उसमें अगर मिलान होता तो मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और साइंटिफिक, देखिए हम लोग भी डेटा साइंस के लोग हैं, तो अगर हम ऐसे देखें उसको, हम डेटा साइंस के आधार पे, तो ये बात सही है कि अगर आप रैंडमली कोई सैम्पलिंग करते हैं और वो मैच हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये एफिडेविट में बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि आज तक कोई भी ईवीएम और इसकी जो वीवीपैट की जो भी पर्ची मिलान हुआ है वो 100% एक्यूरेट रहा है। कभी कभी कुछ सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो स्टार्टिंग में, जब बाबा आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव स्टार्ट होता है तो जो बूथ एजेंट होते हैं, तो जो वो डमी पोलिंग जो होती है, ट्रायल वाले, उस वजह से कभी कभी कुछ 1-2-4 चीजें होती है, उसको मान लीजिए कोई उसको वो करना भूल गया, तो वो सब इश्यूज आते हैं, लेकिन बाद में उसका रेक्टिफिकेशन होता है। हम भी डेटा साइंस को समझने वाले, उसको मानने वाले लोग हैं, और इंडियन स्टैटिस्टिकल साइंस ने भी उसको बोला है कि अगर रैंडमली हम इतनी चीज़ों का मिलान कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है
इलेक्शन कमीशन उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि इतना बड़ा देश है, हम उस चीज को समझते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन चीजों को नहीं समझती, उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर उसको लग रहा है उसको छला जा रहा है, तो अगर हम इतना कर सकते थे तो कोई ऐसे, मुझे बहुत उसमें एक अजीब बात नहीं लगती थी, विश्वासी लौटता, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश अभी भी पेपर बैलेट पे इलेक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास तो हम ईवीएम से कर ही रहे थे, साथ में अगर वो होता मिलान होता तो उसमें कोई बात नहीं। अब मेन मुद्दे पे लौटते हैं कि भाई 1/3 मतदान पूरा हो गया, अब सवाल है कि कहाँ क्या है समीकरण। फेज 2 की बात करें तो केरल जैसा स्टेट है जहां से पिछली बार कांग्रेस गठबंधन ने 20 में 19 सीटें जीती, कांग्रेस को जो कुल 52 सीटें हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा केरल ने दिया। तो सवाल क्या कांग्रेस वो रिपीट कर पाएगी? उसमें एक और बड़ा सवाल जुड़ा है जो मोदी जी का साउथ पुश है। बीजेपी आज तक 1984 से चुनाव लड़ रही है, मतलब बीजेपी जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी बनने के बाद 84 से चुनाव लड़ी, 10 चुनाव लड़ चुकी, खाता नहीं खोल पाई। क्या सवाल वो खाता खुलेगा? क्या राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को हरा पाएंगे? क्या मुरलीधरन साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कुछ कर पाएंगे? या त्रिशूर से जो बीजेपी ने सुरेश गोपी पे जो दांव लगाया है क्या वो कुछ कर पाएंगे? तो वो भी एक बड़ा सवाल है और बहुत ही रोचक मुकाबला हमें देखने को मिला है। और एक जो बाइपोलर स्टेट था, बीजेपी ने उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश की है। जिस तरह का वहाँ मतदाता वो है कि लगभग 44-45% वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग है जिसमें कांग्रेस की पकड़ है। हाँ। और जो दूसरी जो कम्युनिटी है जवा और बात करते हैं हम नायर कम्युनिटी, जो एक बड़ी संख्या है जिसमें सीपीएम के वोट में बीजेपी सेध मार रही है। तो एक है रोचक चुनाव। 25 सीटें कर्नाटक की आधी सीटें आज बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक की सीटें हैं, जेडीएस से हाथ मिलाया है, लेकिन कांग्रेस एक जो प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में आई थी। और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, वो एक बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत बड़े मैनेजर हैं। डीके शिव कुमार मैनेजर हैं। हाँ। और सिद्धारमैया साहब एक बड़े नेता हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और कर्नाटक में उनकी जो पकड़ और इमेज भी बहुत अच्छी है। उनको विपक्षी भी मानते हैं कि एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं। और वहां पर आपने देखा कि बीजेपी में एक जैसे विधानसभा में गुटबाजी देखने को मिली थी, वो उसका वहां पे भी देखने को मिली है। शोरप्पा साहब जो है वो बगावत करते गए उनके खिलाफ। तो वो भी है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस बहुत सीटों पर चल, बाबा तो घूम के आए थे, बाबा का क्या देखा हमने वो शो ही किया था कि कैसे कई सीटों पर लड़ रही है, बहुत सारे चुनाव दिलचस्प हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। जो पहले आज से कुछ महीने पहले लग रहा था कि इसमें कुछ दम नहीं है, तो वो गर्माहट आ गई है। वो गर्माहट हमें बयानों में देखने को मिल रही है। जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है घोषणा पत्र को लेकर के, और तमाम तरह के आरक्षण को संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, या ये सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की साजिश है कि जो ओबीसी और दलित आरक्षण में किसी और को हिस्सेदारी देने की। तो माहौल तो गर्मा गया है और देखने को मिल रहा है। और आगे के 5 जो चरण है उसमें भी देखने को मिलेगा। यूपी जैसे स्टेट जहाँ पे भी अखिलेश यादव आ गए, अखिलेश यादव खुद लड़ने का कन्नौज में, वहां भी माहौल वो है। खबरें हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका भी लड़ सकते हैं अगर वो लड़ते हैं तो। हाँ। अपडेट कर दूं एक, हाँ। कल शाम को कांग्रेस की सीसी की बैठक है रात को 8 बजे। हो सकता है कल रात का प्राइम टाइम की हेडलाइन यही हो कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकता है। बाबा दिलचस्पी लौटी हुई है। विपक्ष जो अभी कुछ दिनों खासकर कांग्रेस मीटिंग हुई थी ना, राहुल गांधी और अखिलेश की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये तय हो गया था। उस मीटिंग में ये तय हो गया था कि हम भी लड़ेंगे और आपको भी लड़ना होगा, और हम लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। हम ये जमीन छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। तो यदि हम भाग गए तो हमारा सारा कैंडिडेट का क्या हाल होगा। और उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ के अजय राय, उन्होंने एक पॉइंट ये रखा था कि बोला कि मैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ता हूँ, तो हम क्या भाग जाएं क्या। तो वो लड़ते हुए दिखने वाली बात थी ना, ये लगता है बात कहीं बनी है। इसलिए आपने देखा कन्नौज से जो है अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है। और जो सुमित ने कहा कल सीईसी की मीटिंग है, कल सीईसी में तय हो जाएगा कि केवल राहुल लड़ेंगे। अभी भी एक थोड़ा शक है कि प्रियंका लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। राहुल के लड़ने की बात तो है ही, वो ये बात देखिए, अमेठी से भी लड़ सकते हैं, रायबरेली से भी मुझे बताया गया है कि 2-3 सर्वे कराए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सर्वे कराए गए, ओके रिपोर्ट है करीब करीब। इसलिए अब कहाँ से लड़ेंगे ये एक देखने वाली बात। हाँ, तो मैं वही उस पर आ रहा था कि जो 1/3 इलेक्शन खत्म हो गया है, तो आगे आगे नहीं 1/3 मतलब 189 सीट पे आ चुका है। तो अब जो मेजर 35% हो गया। हाँ, देखा जाए तो मेजर अब एक साउथ का एक राज्य बड़ा है जो बचा है, वो आंध्रा बचा है। आंध्रा और तेलंगाना पूरा निपट गया, केरल पूरा निपट गया, आधा कर्नाटक खत्म है।
तो कर्नाटक आधा, तो 25 सीट जो आंध्रा की बची, जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर है वो बची है, और जहां पे मजबूत है वो तेलंगाना, वहां बची है, और मजबूत एक पक्ष उसका और कर्नाटक। बाबा महाराष्ट्र की बात हम लोगों ने नहीं की इसमें। अभी आज जो 8 सीटें हैं उसमें 6 विदर्भा में, उसमें 3 में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है, तो असली शिवसेना कौन है वो उसका खुलासा होगा। और महाराष्ट्र में अभी भी देखिए बीजेपी ने जो कुछ टिकट नहीं घोषित किए हैं, महाराष्ट्र उसमें एक है अभी भी, वो मुझे लगता है मुंबई की सीट मुझे लगता है कि नई सीट अनाउंस हुई है, वो उसमें अभी कुछ पेज फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। तो वहां पर एक जो राज्य है जो टक्कर, मतलब अब बीजेपी अभी भी उसको बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है, वो महाराष्ट्र है। हालांकि उन्होंने वो ऑपरेशन किया अभी, मतलब शिवसेना टूटी और एनसीपी टूटी। हाँ। और खबरें ये भी आ रही हैं कि अजीत पवार साहब के तमाम जो पुराने पाप हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं, धुले जा रहे तो हैं। वही है, उनकी पत्नी के भी हो। अच्छा, हाँ, पत्नी के भी हो गए, पत्नी के पत्नी भी। को मैदान में भी उतर गई हैं। अब एक बड़ा मुकाबला वहाँ वो भी है, बारामती अगले फेज में है। महाराष्ट्र के बाद एक इंटरेस्टिंग राज्य बिहार था। किसी ने मजाक में बिहार कहा कि ये तो बीजेपी जो है वो घर भी तुड़वा रही है। भाई भतीजा अलग है, भाभी और ननद भी अलग। दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही है आज की बात की 189 सीटों पर आज मतदान खत्म हो गया है। अब 1/3 कंप्लीट हो चुका है जनता के लिए, और जो बची सीटें हैं उस पे 5 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 7 तारीख को अगला चरण का चुनाव है। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।